हेलो एवरीवन, हम कर रहे थे मॉडर्न हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री में हमने काफ़ी कुछ समझ लिया है। आज हम नोट्स करेंगे अच्छे से। देखो, कल हमने स्टार्ट किए थे नोट्स, लेकिन बीच में ही लेक्चर रह गया था, तो आज हम उसको कंप्लीट करते हैं कि 15वीं शताब्दी से पहले यूरोप की स्थिति क्या थी। तो देखो, हमने देखा कि आज हम जिस भी यूरोप को विकसित, वैज्ञानिक और आधुनिक देखते हैं, वो हमेशा ऐसा नहीं था। एक समय था जब यूरोप दुनिया के सबसे पिछड़े क्षेत्रों में गिना जाता था और लगभग 1400 ईस्वी यानी कि 15वीं शताब्दी से पहले के यूरोप को आज हम देखते हैं। एक अंधकार में यूरोप था उस टाइम। कल्पना कीजिए कि जब आप 14वीं शताब्दी में यूरोप के गांव में रहते हैं, चारों ओर छोटे छोटे गांव हैं, कच्चे रास्ते हैं, बिजली नहीं है, आधुनिक शिक्षा नहीं है, अधिकांश लोग खेती करते हैं, लोगों की दुनिया उनके गांव तक सीमित है। यही था मध्यकालीन यूरोप। फिर वहाँ पे हमने देखा कि सामंतवाद का युग आया। उस समय पूरे यूरोप में सामंतवाद, जिसको हम फेड्युलिज्म बोलते हैं, वो था। समाज चार वर्गों में बटा हुआ था। जैसे सामंतवाद, जो आप कितने पार्ट्स में बड़ा हुआ था? सामंतवाद 4 पार्ट्स में। राजा, राजा से नीचे कौन से होते थे? सामंतवाद, जो हमारे जमींदार होते थे। फिर सैनिक होते थे जो नाइट्स थे। फिर किसान थे। किसान क्या करते थे? खेती करते थे, लेकिन जमींदार उनकी नहीं, जमीन जो होती थी, लैंड जो होती थी, वो उनकी नहीं होती थी। उन्हें अपनी उपज का बड़ा हिस्सा किसको देना पड़ता था? इस किसान को अपना बड़ा हिस्सा इस सामंत को देना होता था। इसलिए अधिकांश किसान क्या थे भाई? गरीब थे। चर्च सबसे बड़ी शक्ति थी। चर्च सिर्फ एक आपके वर्शिप की जगह नहीं थी, एक पूजा की जगह नहीं थी। आपको शिक्षा देता था, चर्च ही न्याय करता था, समाज के नियम तय करता था, राजा को प्रभावित करता था। और लोग मानते थे कि पोप की ही बात क्या है, लास्ट का सच है। और लोग क्वेश्चन पूछने से भी डरते थे। फिर वहाँ पर शिक्षा की भी काफ़ी कमी थी। बहुत कम लोग पढ़े लिखे थे। आज की तरह स्कूल और यूनिवर्सिटीज़ हर जगह नहीं थे। पुस्तकें भी हाथ से लिखी जाती थी। वो तो 15वीं शताब्दी में जब आपके छापा खाना यानी कि प्रेस प्रिंटिंग स्टार्ट हुआ, तब बुक्स जो छपनी हुई, उससे लोगों में पुनर्जागरण आया है। और वो जो हाथ से लिखी हुई बुकें थी, वो काफ़ी महंगी थी। जब पैसे ही नहीं होंगे तो वो खरीदेंगे कैसे? और सामान्य लोगों तक ज्ञान नहीं पहुंच पाता था भाई उस चीज़ का। फिर वहाँ पर आपके विज्ञान की स्थिति भी ठीक नहीं थी। उस समय वैज्ञानिक सोच भी बहुत कम थी। अगर कोई नई बात कहता तो लोग ही संदेह की नज़र से देखते थे। और प्राकृतिक घटनाओं को अक्सर धार्मिक कारणों से जोड़ा जाता था। व्यापार यानी कि जो उनकी आर्थिक स्थिति थी, यूरोप की अर्थव्यवस्था कैसी थी? मुख्यतः कृषि थी। वहाँ पे भी कृषि उनका मुख्य व्यवसाय था। उद्योग का विकास सीमित था। लगभग ये लगा लो सीमित ही थे उद्योग, और व्यवसाय भी सीमित था। लोग अपनी ज़रूरत की अधिकांश चीज़ें स्वयं बना लेते थे। हाँ, भारत और चीन और अरब देशों से कुछ व्यापार होता था, लेकिन वो भी काफ़ी मुश्किल और महंगा था। उस टाइम पे अगर आप देखो तो सामंत व्यवस्था प्रचलित थी। 2 वर्गों में नहीं भी 4 वर्गों में विभाजित था। सबसे पहले कौन होता था? राजा। राजा के बाद कौन होता था? आपका सामंत। सामंत के बाद होते थे आपके नाइट्स यानी कि जो आपके सैनिक होते थे। और नाइट्स के बाद होते थे आपके किसान। और ये किसान किसको देते थे? कमाते किसान थे, लेकिन ज़्यादा किसके पास था? सामंत के पास था। और उस टाइम पे 14वीं शताब्दी में एक डिजीज़ आया था। कौन सा? ब्लैक डेथ डिजीज़ के नाम से, यानी कि एक फफोले हो जाते थे। प्लेग की टाइप बीमारी थी। 14वीं शताब्दी में ब्लैक डेथ, एक प्लेग फैला था बहुत भयंकर। और इस महामारी ने यूरोप की 1/3 आबादी को मौत के घाट उतार दिया था। खेत सूने हो गए थे। इस वजह से उनका व्यापार रुक गया था, अर्थव्यवस्था कमज़ोर हो गई थी, और लोगों का जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, आत्मविश्वास होता है, वो भी टूट गया था। तो बदलाव की ज़रूरत थी। धीरे धीरे परिवर्तन होने लगे भाई। व्यापार बढ़ने लगा। इटली के नगर समृद्ध हुए। लोगों ने प्राचीन यूनानी और रोमन ज्ञान को फिर से पढ़ना स्टार्ट कर दिया। एक नई सोच विकसित हुई। यहीं से पुनर्जागरण की शुरुआत हुई और यूरोप बदलना शुरू हुआ था। फिर देखो, 15वीं शताब्दी से पहले यूरोप की विशेषताएं क्या थी भाई? सामंतवाद का प्रभुत्व था, चर्च का अत्यधिक प्रभाव था, शिक्षा का अभाव था, वैज्ञानिक सोच का अभाव था, कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी, सीमित व्यापार था, बार बार युद्ध हो रहे थे, महामारी आ रही थी, सामाजिक और आर्थिक पिछड़ापन था। अब देखो, जो हमारी 15वीं शताब्दी है, इससे पहले यूरोप शक्तिशाली नहीं था। उस समय
भारत, चीन और अरब क्षेत्र व्यापार, ज्ञान और समृद्धि के बड़े केंद्र थे। लेकिन 15वीं शताब्दी के बाद जैसे आपका पुनर्जागरण हुआ, धर्म सुधार आंदोलन हुए, नए समुद्री मार्गों की खोज हुई, पूंजीवाद हुआ और औद्योगिक क्रांति ने यूरोप को क्या कर दिया, पूरी तरह बदल दिया। और यही बदला हुआ यूरोप आगे चलकर एशिया, अफ्रीका, अमेरिका इनमें उपनिवेश स्थापित करने लगा था। अब हम देखते हैं कि उस टाइम भारत की स्थिति क्या थी। देखो, जिस टाइम पूरा यूरोप अंधकार, गरीबी और सामंतवाद से जूझ रहा था, तब भारत के सबसे समृद्ध, विकसित इन देशों में भारत को क्या किया था, अभी गिना जाता था और इसलिए भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो देखते हैं हम कि हमारा भारत समृद्ध कैसे था। अगर आप बात करो 14वीं 15वीं शताब्दी के भारत में कई बड़े शहर जैसे आपका दिल्ली, आगरा, वाराणसी, पाटलिपुत्र जिसको हम क्या बोलते हैं आज का पटना, अहमदाबाद, आपका कालीकट, यहाँ इनमें क्या थे, बड़े बड़े बाजार थे, कपड़ों की दुकानें थी, मसालों की खुशबू थी, सोना चांदी के व्यापारी थे, विदेशी व्यापारी थे, बंदरगाहों पर खड़े जहाज थे। और भारत उस समय क्या था, विश्व का व्यापार का प्रमुख केंद्र था। हमारी उपजाऊ भूमि थी, खेती भी समृद्ध थी, गेहूं, चावल, गन्ना, कपास, दालें, मसाले, कृषि भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी थी क्योंकि उपजाऊ भूमि थी। हमारे पास पर्याप्त जल संसाधन थे, उद्योग और हस्तशिल्प थे। भारत केवल खेती नहीं करता था, यहाँ के कारीगर भी पूरी दुनिया में प्रसिद्ध थे। जैसे अगर आप देखोगे विकसित वस्त्र उद्योग थे, जैसे भारत ना मलमल बनाता था, रेशमी वस्त्र था भारत के पास, सूती कपड़ा था भारत के पास, ठीक है, धातु के हथियार थे, आभूषण थे, मिट्टी के बर्तन थे भारत के पास। ये सब भारत के पास थे। यूरोप के राजा और अमीर भारतीय कपड़े पहनने में अपना गर्व मानते थे और भारत विश्व का व्यापार करता था। जैसे भारत, अगर हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की करें तो भारत किस किस से व्यापार करता था, अरब देशों से करता था भाई, फारस से करता था, आपके चीन से करता था, दक्षिण पूर्व एशिया से करता था, अफ्रीका से करता था और यूरोप से भी करता था, चाहे टैक्स से जाता हो, ठीक है, इन सब से व्यापार करता था। और भारत से बाहर क्या जाता था, जैसे आपके काली मिर्च होगी, इलायची होगी, ये काफ़ी बार मैं आपको करवा चुकी हूँ, दालचीनी, लौंग, कपास, रेशम, नील, बदले में भारत को क्या मिलता था, सोना चांदी मिलता था। इसलिए भारत को क्या बोला गया, सोने की चिड़िया। अब भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहा गया, क्योंकि कृषि संपन्नता थी, उपजाऊ भूमि थी, अनेक फसलें हो रही थी, सिंचाई की सुविधा थी, वस्त्र उद्योग था। भारत विश्व का सबसे बड़ा वस्त्र उत्पादक था उस टाइम पे, जैसे सूती वस्त्र, मलमल, रेशमी कपड़ा, काशीदारी वस्त्र, ये सब भारत में हो रहा था। मसालों का उत्पादन हो रहा था। भारत से विश्व भर में निर्यात होने वाले प्रमुख मसाले जैसे काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी, जायफल, ये सब जाता था। धातु उद्योग अच्छा था, जैसे लोहा, इस्पात, तांबा, कांसा। बहुमूल्य वस्तुएं थी, हीरे, मोती, हाथी दांत, कीमती पत्थर। और दूसरा, भारत में शिक्षा और ज्ञान भी ज्यादा था, ये भी ज्यादा था। जैसे हमारे यहाँ पे गुरुकुल थे, मदरसे थे, मंदिर और मठों में शिक्षा दी जाती थी। गणित, ज्योतिषी, चिकित्सा, दर्शन और साहित्य, इन सब का अध्ययन किया जाता था और भारतीय विद्वानों की ख्याति दूर दूर तक थी, ठीक है। अब देखो, भारत का विदेशी व्यापार, भारत का व्यापार रोम से, यूनान से, मिस्र से, अरब से, फारस से, चीन से, दक्षिण पूर्व एशिया से होता था। फिर देखो, भारत पूरी तरह एकजुट नहीं था, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग शासक शासन कर रहे थे। जैसे आप देखोगे 15वीं शताब्दी के आसपास उत्तर भारत में दिल्ली सल्तनत का शासन था, जबकि दक्षिण और अन्य क्षेत्रों में जैसे आपके विजयनगर साम्राज्य हो गया, बहमनी साम्राज्य हो गया, दक्कन साम्राज्य हो गया, अनेक क्षेत्रीय राज्य शक्तिशाली भी थे। यानी भारत समृद्ध था लेकिन राजनीतिक रूप से क्या था, एकत्रित नहीं था।
और यही बनी हमारी कमजोरी। यही क्या बनी? कमजोरी। विदेशी व्यापारियों ने देखा भारत बहुत अमीर है, यहाँ का व्यापार लाभदायक है, लेकिन भारत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ है। तो इन्होंने पहले क्या किया? व्यापार किया, फिर राजाओं से मित्रता की, फिर एक राजा को दूसरे राजा के खिलाफ किया। धीरे धीरे व्यापार राजनीति में बदल गया। अगर हम देखें यूरोप भारत को कैसा देखता था, जब यूरोप में पुनर्जागरण हुआ, नए समुद्री मार्ग मिले और पूंजीवाद विकसित हुआ, तब यूरोप के देशों ने सोचा अगर भारत से हम सीधा व्यापार हो जाए तो बहुत धन कमाया जा सकता है। और इसी सोच की वजह से 1498 में वास्को डी गामा कहाँ पहुंचा भाई? आपके कालीकट पहुंचा। तो 15वीं शताब्दी से पहले भारत कैसा था? विश्व का समृद्ध व्यापारिक केंद्र था, कृषि प्रधान लेकिन विकसित अर्थव्यवस्था थी, उत्कृष्ट हस्तशिल्प और वस्त्र उद्योग था, मसालों का सबसे बड़ा निर्यातक था, विदेशी व्यापार से सोना चांदी का आगमन होता था, ज्ञान शिक्षा और संस्कृति का केंद्र था, और राजनीतिक रूप से अनेक राज्यों में विभाजित था। अगर हम उस टाइम के भारत की और यूरोप की तुलना करें, उस टाइम का यूरोप और भारत, अगर हम इनका कंपैरिजन करें तो देखो क्या था। यूरोप में उस टाइम क्या था? आपका सामंतवाद और गरीबी थी। लेकिन भारत में क्या था? एक समृद्ध अर्थव्यवस्था थी। भारत की क्या थी? समृद्ध अर्थव्यवस्था थी भाई। उस टाइम यूरोप में क्या था? सीमित व्यापार था। लेकिन भारत में क्या था? विश्व व्यापार का केंद्र था। प्रमुख केंद्र था वो भी। यहाँ पे क्या था? चर्च का प्रभुत्व था। यहाँ पे क्या हुआ? भारत में विविध धार्मिक और सांस्कृतिक परंपराएं थी। शिक्षा यहाँ सीमित थी। यूरोप में शिक्षा क्या थी? शिक्षा आपकी सीमित थी। कहाँ थी सीमित? यूरोप में। लेकिन भारत में ज्ञान और शिक्षा परंपरा थी। यहाँ पे आपके मसालों का अभाव था। यहाँ पे हमारे क्या था? मसालों और वस्त्रों का सबसे बड़ा उत्पादक था। ठीक है, तो देखो समृद्ध भारत था, विश्व व्यापार का केंद्र था, मसालों और वस्त्रों की भारी मांग थी, यूरोप भारत तक पहुंचना चाह रहा था, नए समुद्री मार्गों की खोज की। तो 1498 में वास्को दा गामा का आगमन हुआ, यूरोपीय व्यापार का आगमन हुआ और उपनिवेशवाद बने। तो देखिए 15वीं शताब्दी में भारत गरीब नहीं था, बल्कि विश्व की समृद्ध अर्थव्यवस्थाओं में से एक था। यूरोप भारत को जीतने नहीं बल्कि भारत की समृद्धि में भागीदार करने आया था। लेकिन भारत की राजनीतिक एकता की कमी और यूरोपियन शक्तियों की बढ़ती सैन्य और आर्थिक ताकत ने व्यापार को क्या किया भाई? धीरे धीरे शासन में बदल दिया। इसी आधुनिक भारत के इतिहास को समझने के लिए 15वीं शताब्दी के भारत और यूरोप दोनों की स्थिति को साथ साथ समझना बहुत आवश्यक है। तो देखो भारत को सोने की चिड़िया कहा गया। मैं आपको दोबारा इन चीज़ों पे क्यों आ रही हूँ? क्योंकि आपके माइंड में ये स्टोरी अच्छे तरीके से फिट होनी चाहिए कि यूरोपियंस ने भारत पर कैसे कब्जा किया, क्या रीज़न थे, क्यों ऐसा हुआ, क्या उस टाइम परिस्थिति थी, क्या सिचुएशंस थी, क्या उस टाइम की टाइमलाइन थी। इन सब चीज़ों को अगर माइंड में जितनी बार रिकॉल करोगे उतनी बार अच्छा, वरना नोट्स पढ़ा के मैं भी निकल जाती। ठीक है, तो भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहा गया? देखो अगर किसी के घर में सोना चांदी अनाज कपड़े व्यापार सब कुछ भरपूर हो तो लोग उस घर को क्या कहेंगे? लोग कहेंगे कि बहुत सुंदर घर है। ठीक उसी तरह हजारों साल पहले भारत दुनिया को देखकर
दुनिया भारत को देखकर क्या कहती थी, ये तो सोने की चिड़िया है। लेकिन क्या सच में सोने की चिड़िया उड़ती थी? नहीं। सोने की चिड़िया का मतलब है एक मेटाफोर, एक मेटाफोर यानी कि एक उपमा दी गई थी भारत को सोने की चिड़िया के उपनाम से, जो भारत की अपार समृद्धि और संपन्नता को दर्शाती थी। जैसे भाई हम लोग कृषि में समृद्ध थे, भारत की भूमि बहुत ज़्यादा उपजाऊ थी, यहाँ पर आपका गेहूं, चावल, गन्ना, कपास, दालें, मसाले। जब दूसरे देशों में अकाल पड़ते थे तब भी भारत के कई क्षेत्रों में अच्छी खेती होती थी, मसालों का खजाना था, दुनिया का सबसे बड़ा मसाला उत्पादक था भारत। यहाँ से यूरोप, जैसे आपकी काली मिर्च जिसको हम काला सोना भी कहते हैं, वो जाता था, इलायची, दालचीनी, लौंग, अदरक। यूरोप में ये मसाले इतने महंगे बिकते थे कि व्यापारी बहुत अमीर बन जाते थे। कपड़ों की दुनिया थी, जैसे आपका ढाका का मलमल हो गया भाई, जैसे आपका, कहाँ लिखूँ ये, यहाँ लिख देती हूँ। जैसे आपका अगर हम बात करें तो ढाका का मलमल था, बहुत फेमस मलमल था ढाका का, इस चीज़ को याद रखना। गुजरात का सूती कपड़ा था, ठीक है। वाराणसी का आपका रेशम था, बंगाल का महीन कप वस्त्र था। तो विदेशी व्यापारी ने खरीदने के लिए लंबी यात्राएं करते थे। क्या सोना और चांदी भारत आते थे? भारत बहुत अधिक निर्यात करता था, बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करता था सोना चांदी। विदेशी व्यापार भारत से सामान खरीदते थे, लेकिन भारत को उनसे बहुत कम सामान चाहिए होता था, इसलिए वो सोना और चांदी देकर भारतीयों की वस्तुएं खरीदते थे। यानी कि भारत से सोना कम जाता था, बल्कि सोना और चांदी भारत में आते थे। खनिज और हीरे की बात करें तो भारत दुनिया में सबसे पुराने हीरा उत्पादक देशों में से एक था। जैसे आप देखोगे हमारा जो गोलकुंडा एरिया है, गोलकुंडा एरिया हीरे की खदानों के लिए फेमस है भाई। जैसे आपका कोहिनूर का हीरा था, कोहिनूर हीरा भारत की खदानों से निकलता था। व्यापार का केंद्र, जैसे रोम से व्यापार होता था, अरब देशों से, चीन से, दक्षिण पूर्व एशिया से, अफ्रीका से, आपके यूरोप से भी होता था। भारत के प्रमुख बंदरगाहों पर विदेशी जहाज आते जाते रहते थे। यहाँ पर आपके जैसे विदेशी यात्रियों ने भी अपनी चीज़ें लिखी हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हम देखते हैं मेगास्थनीज ने लिखा, फाहियान ने लिखा, हिंसांग ने लिखा, अलबरूनी ने लिखा, मार्को पोलो ने लिखा। इन सभी ने भारत की समृद्ध अर्थव्यवस्था, व्यापार, शिल्प और संस्कृति की काफ़ी प्रशंसा की। तो जब यूरोप में पुनर्जागरण और नई समुद्री मार्गों की खोज हुई, तो यूरोप के देशों ने सोचा अगर हम भारत से व्यापार करें तो अपार धन कमाया जा सकता है। तो इसी वजह से क्या हुआ, जो लालच में भर के यूरोपियंस भारत आने लगे, ठीक है। तो आप एक पॉइंट याद रखना, भारत को सोने की चिड़िया इसलिए नहीं कहा गया कि सचमुच सोने की चिड़िया थी, बल्कि इसलिए कहा गया था क्योंकि उस समय भारत की समृद्धि, भारत का व्यापार, उद्योग, प्राकृतिक संपदा इतनी अधिक थी कि दुनिया के व्यापारी यहाँ से धन कमाने आते थे, और यही समृद्धि आगे चलकर यूरोपियन शक्ति को भारत की ओर आकर्षित करने का सबसे बड़ा कारण बनी। समझ में आ गया? समझ में आ गया? तो देखिए, भारत दुनिया का सबसे बड़ा बाजार क्यों किया? सोचो, 15वीं शताब्दी का जो कालीकट केरल है वो एक बंदरगाह था। समुद्र में सैकड़ों जहाज खड़े थे। अरब, फारस, चीन, अफ्रीका, यूरोप के व्यापारी अपने जहाज उतर रहे थे। तो हर किसी के मन में एक ही सवाल था कि भारत से क्या खरीदें। तो भारत क्या बेचता था? मसाले बेचता था, वस्त्र बेचता था, अन्य वस्तुएं बेचता था। जैसे आपका कश्मीर का शॉल भी बहुत फेमस था भाई, कश्मीर का शॉल काफ़ी फेमस था, ठीक है। बंगाल का मलमल था, आपका वाराणसी का रेशम था, गुजरात का सूती कपड़ा था। यूरोप के राजा रानियां भारतीय कपड़े पहनते थे। जैसे और वस्तुएं, जैसे आपका नील हो गया, चीनी हो गई, इत्र हो गया, हाथी दांत की वस्तुएं हो गई, कीमती पत्थर हो गए, इस्पात हो गया आपका, जैसे वुडन स्टील हो गया। भारत क्या खरीदता था? भारत बाहर से अगर हम देखें, भारत बाहर से क्या खरीदता था? बाहर से खरीदता था भारत क्या? घोड़े। किससे? अरब और मध्य एशिया से खरीदता था। किससे खरीदता था?
अरब और मध्य एशिया से भारत क्या खरीदता था? घोड़े। कुछ विलासिता की वस्तुएं भी खरीदता था। और क्या खरीदता था? जैसे रेशम। रेशम किससे खरीदता था? चीन से। मोती खरीदता था। आपकी कुछ धातुएं खरीदता था। और लेकिन इनकी मात्रा भारत के निर्यात से कम थी। व्यापार किन किन देशों से होता था? मैं फिर कहूँगी वेस्ट साइड से, आपके अरब से, फारस से जो आज का ईरान है, मिस्र से, पूर्वी अफ्रीका से। और अगर हम ईस्टर्न एरिया की बात करें तो चीन से, श्रीलंका से, म्यांमार से, मलक्का से, इंडोनेशिया से। यूरोप में बात करें तो इटली का वेनिस जेनेवा हो गया, बाद में पुर्तगाल और आपका स्पेन हो गया। व्यापार कैसे होता था? अब व्यापार कैसे होता था? भारत यूरोप का व्यापार का मार्ग क्या है? स्थल मार्ग। यानी कि भारत से, अब देखो स्थल मार्ग, भारत से आपके अफगानिस्तान यहाँ जाता था, फिर आपके मध्य एशिया में जाता था, यहाँ पे ईरान हो गया आपका, फिर तुर्की हो गया, फिर जाके आपका यूरोप में जाता था। भारत से अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से ईरान, ईरान से तुर्की, तुर्की से यूरोप जाता था। वैसे ही अगर हम समुद्री मार्ग देखें तो ये क्या था? ये सबसे पुराना मार्ग था। रेशम और मसालों का व्यापार होता था, ऊँटों से कारवां द्वारा व्यापार होता था। अगर हम समुद्री मार्ग की बात करें तो भारत से आपका अरब सागर, अरब सागर से फिर आपका रेड सी, रेड सी से फारस की खाड़ी, फारस की खाड़ी से भूमध्य सागर, भूमध्य सागर से यूरोप जाता था। ठीक है, भारत से अरब सागर, अरब से लाल सागर, लाल सागर से मिस्र, मिस्र से भूमध्य सागर, इटली और फिर यूरोप जाता था। यही रास्ता बाद में वास्को दी गामा ने बदल दिया, क्योंकि यहाँ पर आपको भारी मात्रा में व्यापार अपेक्षाकृत सुरक्षित और मसालों का प्रमुख मार्ग था। इसमें आपके अरब व्यापारियों का क्या योगदान था? भारत और यूरोप के बीच मध्यस्थ का कार्य करते थे, भारत से मसाले खरीदते थे और यूरोप में अधिक मूल्य पर बेचते थे। हिंद महासागर व्यापार पर उनका प्रभुत्व था। ठीक है, फिर देखो भारत अमीर क्यों बनता गया? विदेशी व्यापारी भारत से बहुत सामान खरीदते थे, लेकिन भारत को उनसे कम सामान चाहिए होता था। इसके भुगतान के लिए वो सोना चांदी से, यानी भारत से सामान बाहर जाता था और बदले में सोना चांदी भारत आता था। इसी कारण भारत की संपत्ति लगातार बढ़ रही थी और यूरोप इसी चीज़ से परेशान था। यूरोप को भारत के सामान चाहिए था। अरब व्यापारी बीच में अड़ रहे थे, बहुत टैक्स ले रहे थे अरब व्यापारी, सामान महंगा पड़ रहा था। अगर भारत तक सीधा समुद्री रास्ता मिल जाता तो यूरोप क्या सोचते थे? तो हम सीधे व्यापार कर लेंगे और बहुत लाभ कमाएंगे। और इसी सोच ने समुद्री मार्गों की खोज के कारण बने। फिर देखो इटली के व्यापारिक महत्व की अगर हम बात करें तो जैसे आपका वेनिस था, जिनेवा थे, प्रमुख नगर थे और ये प्रमुख पूर्व व्यापार के मुख्य केंद्र थे। अरब व्यापारियों से सामान खरीदकर पूरे यूरोप में बेचते थे, काफ़ी हद तक टैक्स लगाकर। यूरोप का अधिकांश व्यापार इन्हीं नगरों के माध्यम से होता था। यूरोप भारत तक सीधे क्यों पहुंचना चाहता था? अरब व्यापारियों का एकाधिकार समाप्त करना था, इटली के व्यापारिक प्रभुत्व को समाप्त करना था। ठीक है, सस्ता व्यापार करना था, अधिक लाभ कमाना था, मसालों की बढ़ती मांग को पूरा करना था, नए बाजार प्राप्त करने थे, भारत से सीधे व्यापार स्थापित करना था। तो इसी चीज़ में भारत के जो प्रमुख बंदरगाह थे उस टाइम, हमारे पश्चिमी तट के कौन से थे प्रमुख बंदरगाह? भारत के पश्चिमी तट के बंदरगाह थे जो हमारा कालीकट था। कालीकट जो आज का क्या है? कोझिकोड। क्या है आज का? कोझिकोड। जो ये कोझिकोड है आज का, ये मसालों का प्रमुख केंद्र था। क्या था ये? मसालों का प्रमुख केंद्र था। कौन सा? हमारा कालीकट। फिर जैसे आपका कोचीन हो गया, कोचीन के बाद जैसे सूरत हो गया, खंबात हो गया, जिसको हम कैबे बोलते थे उस टाइम पे, खंबात की खाड़ी यानी कि कैबे। ठीक है, ये था। अगर हम पूर्वी तट की बात करें, पूर्वी तट पे कौन कौन से बंदरगाह थे? तो पूर्वी तट पे जैसे हमारा मछलीपट्टनम था, जिसको हम मसूलीपट्टनम भी बोल देते हैं, मछलीपट्टनम हो गया। जैसे हमारा नागापट्टनम हो गया, पुरी हो गया उड़ीसा में पुरी। ठीक है, त्रामलिप्ति हो गया जो आपका बंगाल में था उस टाइम, पश्चिमी बंगाल में प्राचीन काल में प्रमुख थे।
तो 15वीं शताब्दी से पहले भारत विश्व व्यापार का क्या था भाई, हृदय था। दुनिया के सब व्यापारी भारत के बाजारों तक पहुंचने के लिए लंबी यात्राएं करते थे। भारत का निर्यात इतना अधिक था कि विदेशी व्यापारी सोना चांदी देकर भारतीय वस्तुएं खरीदते थे और यही समृद्धि यूरोप को भारत तक नए समुद्री मार्ग खोजने के लिए प्रेरित करती थी। समझ में आ गया? तो देखिए, अब देखते हैं हम यूरोपियों के भारत आने का प्रारंभिक कारण क्या था। मसालों का व्यापार था, कपास चाह रहे थे, सोना चांदी वस्त्र उद्योग अधिक लाभ कमाना चाह रहे थे, इनकी ज़रूरत थी। ठीक है, राजनीतिक कारण उपनिवेश स्थापित करना था, शक्ति साम्राज्य का विस्तार करना था। धार्मिक कारण ईसाई धर्म का प्रचार करना था। 15वीं शताब्दी से पहले विश्व और भारत की स्थिति देखें तो 15वीं शताब्दी के अंत में भारत में यूरोपियों का आगमन केवल एक व्यापारिक घटना नहीं थी, बल्कि इसमें भारत के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक इतिहास को पूरी तरह बदल दिया। यूरोपीय पहले व्यापारी बनकर आए, फिर शासक बन गए, और इसलिए सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि यूरोप भारत क्यों आया। ठीक है, आधुनिक इतिहास की शुरुआत 15वीं शताब्दी से क्यों मानी जाती है, ये सब चीज़ हम कर चुके हैं। सिर्फ आपको अब आज मैं नोट्स करवा रही हूँ कि इतिहासकार आधुनिक युग की शुरुआत 15वीं शताब्दी से मानते हैं, क्योंकि इसी समय विश्व अनेक बड़े परिवर्तन हुए, जैसे पुनर्जागरण हुआ, धर्म सुधार आंदोलन हुआ, भौगोलिक खोजें हुई, नए समुद्री मार्ग खोजे गए, उपनिवेशवाद की शुरुआत हुई, पूंजीवाद का विकास हुआ। 15वीं शताब्दी से पहले यूरोप की स्थिति क्या थी भाई? यूरोप एक देश नहीं था, अनेक छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, जैसे आपका पुर्तगाल, स्पेन, इंग्लैंड, फ्रांस, इटली छोटे छोटे राज्यों में विभाजित था और राज्यों के बीच लगातार युद्ध होते रहते थे। धार्मिक स्थिति कैसी थी? चर्च का अत्यधिक प्रभाव था। चर्च क्या था? ईसाई धर्म का सर्वोच्च धार्मिक संस्था था। चर्च का प्रभाव क्या था? शिक्षा पर था, राजनीति पर था, समाज पर था, विज्ञान का विरोध करता था। आर्थिक स्थिति कैसी थी? यूरोप की अर्थव्यवस्था उतनी विकसित नहीं थी। इनका मुख्य व्यवसाय कृषि, पशुपालन और उद्योग काफ़ी सीमित थे। विलासिता की वस्तुएं एशिया से आती थी। इनकी सामाजिक स्थिति कैसी थी? 2 वर्गों में नहीं, बार बार में मैंने ये 2 वर्गों के नोट्स क्यों बना रखे, 4 वर्गों में विभाजित था भाई, हम बार बार में कर चुके हैं। 4 पार्ट्स में डिवाइड था। राजा, सामंत, सैनिक जिनको हम नाइट्स कहते थे, और फिर आपका किसान था। ठीक है, सामंत क्या थे? भूमि के मालिक थे। किसान क्या थे? भूमि पर कार्य करते थे। और इसी इसको क्या कहा जाता है? सामंती व्यवस्था कहा जाता है। और उस समय भारत की स्थिति क्या थी? यूरोप जहां आर्थिक रूप से सीमित था, वहीं भारत दुनिया का सबसे समृद्ध देश माना जाता था। भारत की संपन्नता के कारण कृषि थी, भारत की उपजाऊ भूमि थी, जैसे गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी जैसी नदियाँ थी। हस्तशिल्प उद्योग थे, कारीगर विश्व प्रसिद्ध थे, जैसे सूती वस्त्र, रेशम, मलमल, धातु उद्योग, लकड़ी उद्योग, हाथी दांत। मसालों का उत्पादन होता था, जैसे काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, इलायची, जायफल। बहुमूल्य वस्तुएं, हीरे, मोती, सोना, चांदी के आभूषण, नील, इत्र निर्यात होते थे। भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहा गया? भारत की संपन्नता के कारण विदेशी व्यापारी यहाँ व्यापार करने आते थे। वे भारत से वस्तुएं खरीदते थे और बदले में सोना और चांदी देते थे। इस कारण भारत में सोना लगातार आता रहता था, इसीलिए भारत को गोल्डन बर्ड यानी कि सोने की चिड़िया कहा गया। भारत का विदेशी व्यापार रोम से, यूनान से, मिस्र से, अरब से, फारस से, चीन से, दक्षिण पूर्व एशिया से होता था। ठीक है, तो देखो मैंने कुछ हैंडमेड नोट्स भी बनाए हैं, वो भी हम स्टार्ट करते हैं भी। आधुनिक भारत का इतिहास क्या था, भौगोलिक खोजों का युग क्या था, ये सब चीज़ हम कर चुके, तो इस चीज़ को आप पढ़ लेना, मैं आपको दे दूंगी। वैसे आपको पढ़ा भी देती हूँ मैं। क्या था? 15वीं से 17वीं शताब्दी के बीच यूरोपीय देशों द्वारा नए समुद्री मार्ग और नए देशों की खोज के कारण भौगोलिक खोजों का युग कहा गया। किसको? 15वीं से 17वीं शताब्दी को। और समय अवधि थी 1450 से 1650 ईस्वी तक। भौगोलिक खोजों के कारण आर्थिक कारण क्या था? भारत में मसालों की अधिक मांग थी, अधिक लाभ कमाना चाह रहे थे, नए बाजारों की खोज थी और अरब व्यापारियों का एकाधिकार खत्म करना था। राजनीतिक कारण वही भाई 1453 में आपके कस्तुतुनिया का पतन हो गया, ओटोमन तुर्की का नियंत्रण हो गया। धार्मिक कारण ईसाई धर्म का प्रचार था। कंपास, वैज्ञानिक कारण क्या थे? कंपास खोज लिए थे, एस्ट्रोलैब खोज ली थी, कैरावेल जहाज खोज लिए थे। कैरावेल जहाज क्या थे? कैरावेल जहाज काफ़ी हल्के, छोटे और तेज गति वाले जहाज होते थे, लंबी समुद्री यात्रा के लिए उपयुक्त थे और हवा के विपरीत दिशा में भी चल सकते थे। कंपास दिशा बताने वाला उपकरण होता है, उत्तर दिशा ज्ञात करने में सहायक होता है, समुद्र में मार्गदर्शक कार्य करता है। एस्ट्रोलैब सूर्य और तारों की सहायता से अक्षांश और स्थिति का ज्ञान
करवाने वाला उपकरण है, समुद्री दिशा व दूरी का अनुमान लगाता था। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि प्रमुख खोजकर्ता उनकी यात्रा कैसे थी। देखो जैसे आपके बार्थोलोम्यू डियाज थे, बार्थोलोम्यू डियाज ने किसकी खोज की थी? आपकी केप ऑफ गुड होप की खोज की थी। कौन से देश के थे? बार्थोलोम्यू डियाज आपके पुर्तगाल के थे। 1488 में इन्होंने खोज की थी इसकी। अफ्रीका के दक्षिण छोर तक पहुंचे, केप ऑफ स्ट्रोम की खोज की। बाद में इसका नाम क्या बदल दिया था? केप ऑफ गुड होप। भारत के समुद्री मार्ग की संभावना यहाँ से सिद्ध हुई। फिर आपके क्रिस्टोफर कोलंबस जो 1492 में, ये किस देश के थे? इटली स्पेन के संरक्षण में आए थे क्रिस्टोफर कोलंबस 1492 में। पश्चिमी दिशा में भारत पहुंचने के उद्देश्य से निकले। भारत के स्थान पर कहाँ पहुंचे? अमेरिका पहुंचे। उन्हें जीवन भर लगा कि वो भारत पहुंच गए, इसलिए उन्होंने वहाँ के लोगों का नाम क्या रखा? इंडियंस। तभी आज के दिन वहाँ पे रेड इंडियंस के नाम से आज भी बोला जाता है। फिर आपके वास्को द गामा थे, पुर्तगाल के थे। 8 जुलाई 1497 को इन्होंने अपनी यात्रा प्रारंभ की और भारत आगमन हुआ इनका 20 मई 1498 को। ठीक है, स्थान कौन सा था आपका? कालीकट, केरल था। क्या था? कालीकट, केरल था। शासक कौन था? जैमोरिन था। मार्ग तक क्या था? पुर्तगाल। पुर्तगाल से आपका अटलांटिक महासागर, केप ऑफ गुड होप पहुंचे, फिर पूर्वी अफ्रीका, मालिंदी पहुंचे, फिर महासागर और फिर कालीकट भारत आए। ठीक है, महत्व क्या था? भारत का समुद्री मार्ग खोजा, पुर्तगाल का भारत से सीधा व्यापार शुरू हुआ, आपका यूरोपियन उपनिवेश की नींव पड़ी। तो ये देखो, ये था हमारा विश्व मानचित्र व्यापार मार्ग, जो हमारी रेड लाइन है ये वाली। ठीक है, ये कस्तूतुनिया से होती हुई फारस, ईरान, बगदाद, काबुल से होती, एशिया से होती हुई भारत के इन एरिया में आती थी। ये तो था हमारा क्या? स्थल मार्ग। और फिर जेनेवा भूमध्य सागर से होती हुई मिस्र से, फिर यहाँ पे आपके लाल सागर से, अरब सागर से, यहाँ से होती हुई ये क्या था? हमारा समुद्री रूट था। फिर देखो 1453 में क्या था? कस्तूतुनिया का पतन था। 1488 में बार्थोलोम्यू डियाज अमेरिका खोज निकाला था। 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस इन्होंने केप ऑफ गुड होप निकाला, इन्होंने आपका अमेरिका खोजा। 1498 में वास्को द गामा भारत पहुंचा। समझ में आ गया इतना, आई गेस आपको? तो देखिए, तो हम क्या कह सकते हैं? हेनरी ने डियाज को भेजा, डियाज से कोलंबस, कोलंबस से वास्को, ऐसे चला था। तो क्वेश्चंस क्या आ सकते हैं? भौगोलिक खोजों के युग के कारण लिखिए, प्रिंस हेनरी के योगदान का वर्णन कीजिए, बार्थोलोम्यू डियाज की यात्रा का वर्णन कीजिए, क्रिस्टोफर कोलंबस और वास्को द गामा में अंतर लिखिए, क्या अंतर था, वास्को द गामा के भारत आगमन का महत्व लिखिए। ठीक है, ये क्वेश्चंस थे हमारे। और अगर हम देखें तो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य क्या थे भाई? भौगोलिक खोजों का युग 15वीं से 17वीं शताब्दी में प्रिंस हेनरी समुद्री खोजों का संरक्षक के रूप में जाना जाता है। कंपास दिशा बताने वाला उपकरण था। एस्ट्रोलोब स्थिति अक्षांश ज्ञात करता था। कैरोवेल लंबी समुद्री यात्रा का जहाज था। 1488 में डियाज केप ऑफ गुड होप पहुंचा। बार्थोलोम्यू डियाज थे जो आपके। 1492 में कोलंबस अमेरिका पहुंचा और 20 मई 1498 को वास्को द गामा कहाँ पहुंचा भाई? भारत पहुंचा। समझ में आया इतना? आया या नहीं आया? नेक्स्ट पेज और स्टार्ट कर दें हम आज कि भारत में पुर्तगालियों का आगमन कैसे हुआ। कर दें स्टार्ट? कहोगे तो कर देते हैं भाई स्टार्ट। आई गेस इतना जो 3-4 दिन की हमारी क्लास हुई है ये आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि भारत कैसे शिकार बना, क्या चीज़ थी। समझ में आया भाई? अगर समझ में आ गया है तो अब हम आगे का स्टार्ट करें। कर दें स्टार्ट? चलो करते हैं। तो देखिए, अब हमारा टॉपिक क्या रहेगा, अच्छे से समझना, फिर करेंगे, धीरे धीरे करेंगे कि पुर्तगालियों का आगमन, भारत में पुर्तगालियों का आगमन। तो देखिए 1498 में आपका जो वास्को द गामा था वो 20 मई 1498 को कालीकट पहुंचता है। 1498 में वास्को द गामा कहाँ पहुंचा? भारत पहुंचा। लेकिन क्या केवल भारत पहुंच जाना ही उद्देश्य था? नहीं, असली रीज़न कुछ और था। एज्यूम करो 20 मई 1498 की सुबह है। केरल का जो ये कालीकट है, जिसको हम आज कोझिकोड के नाम से जानते हैं, कोझिकोड के नाम से जानते हैं, इसके समुद्र तट पर लोग अपना काम कर रहे थे। अचानक समुद्र में विशाल विदेशी जहाज दिखाई दिए। उन जहाज़ों पर लाल रंग का
क्रॉस बना हुआ था, यानी कि रेड क्रॉस बना हुआ था। लोगों ने ऐसे जहाज पहले कभी नहीं देखे थे। तो स्थानीय लोगों ने आश्चर्य से पूछा, ये लोग कौन है भाई? तो क्या आंसर मिला, ये पुर्तगाल से आए हैं, इनके नेता वास्को दा गामा है। और यहीं से भारत और यूरोप के संबंधों का एक नया चैप्टर शुरू हुआ कि पुर्तगाली भारत क्यों आए। क्या वो भारत घूमने आए थे? नहीं, वो 3 उद्देश्यों से आए थे। व्यापार करने, भारत के मसाले, कपड़े, नील खरीदना चाहते थे, अरब व्यापारियों का एक अधिकार समाप्त करना चाहते थे, अधिक लाभ कमाना चाहते थे। ठीक है, कालीकट के राजा से मुलाकात हुई। उस समय कालीकट पर जैमोरिन जो समुद्री राजा था उसका शासन था। वास्को दा गामा ने उनसे व्यापार की अनुमति मांगी। जैमोरिन ने कहा, यदि तुम व्यापार करना चाहते तो हमारे नियमों का तुम लोगों को पालन करना पड़ेगा। शुरुआत में पुर्तगालियों को अधिक सफलता नहीं मिली थी क्योंकि वे उपहार के रूप में साधारण वस्तुएं लेके आए थे, जबकि भारत में उनका कोई महत्व नहीं था। पुर्तगाली फिर दोबारा लौटे तो वास्को दा गामा पुर्तगाल तो चला गया। 1499 में पुर्तगाल वापस चला गया तो उसने अपने राजा से क्या कहा कि भारत अत्यंत समृद्ध है, यदि हम यहाँ अपना व्यापार जमा लें तो अपार धन कमा सकते हैं। अब पुर्तगाल ने बड़े बड़े जहाज, अनेक सैनिक और अनेक धन के साथ अभियान भेजे। धीरे धीरे पुर्तगालियों ने अपनी व्यापारिक कोठियाँ बनाई, समुद्र में अपने युद्धपोत तैयार किए, अरब व्यापारियों को चुनौती भी दी, कई बंदरगाहों पर अपना प्रभुत्व भी बढ़ाया। और उनका उद्देश्य केवल व्यापार करना नहीं था, अब उनका उद्देश्य हो गया था इस हिंद महासागर पर नियंत्रण करना। और जो आपका अभी मैं समझ लो, उसके बाद हम अपने नोट्सों पे आएंगे कि फिर फ्रांसिस्को डी अल्मेडा जो 1505 ईस्वी में 1505 ईस्वी में आपका जो फ्रांसिस्को डी अल्मेडा था, ये भारत में इनका फर्स्ट क्या बन के आया था? वायसराय बन के आया था, पहला वायसराय बनकर आया था। 1505 में कौन आया था? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। इसने यहाँ पर ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई। ब्लू वाटर पॉलिसी यानी कि नीले जल की नीति अपनाई। क्या अपनाई? नीले जल की नीति। इसका मीनिंग क्या होता है? ब्लू वाटर पॉलिसी का मीनिंग क्या होता है? मैं आपको यहाँ करवा देती हूँ। ब्लू वाटर पॉलिसी का अर्थ क्या होता है? इसके अगर हम अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ होता है समुद्र पर नियंत्रण। नियंत्रण रखो। क्यों रखो? व्यापार अपने आप हमारे हाथ में आ जाएगा। समझ के क्या थी ब्लू वाटर पॉलिसी? तो देखो, जो आपका इसके बाद फिर 1509 में आपके कौन आते हैं? 1509 में आगे आपके अल्फोंसो डी अल्बुकर्क। कौन आए? अल्फोंसो डी अल्बुकर्क आए। जो ये अल्बुकर्क थे आपके, इनको वास्तविक संस्थापक माना जाता है। केवल व्यापारियां को इसने क्या कहा? इन्होंने क्या समझा अल्बुकर्क ने 1509 में? इसने कहा कि केवल व्यापारियां कोठियां ही काफ़ी नहीं है, यदि स्थानीय शक्ति चाहिए, यदि स्थायी शक्ति चाहिए, यदि परमानेंट पावर चाहिए तो बंदरगाह और क्षेत्रों पर अधिकार करना होगा। और इसने सबसे पहले क्या किया? 1510 में गोवा पर अपना कब्जा कर लिया और यहीं से भारत में पुर्तगालियों की स्थायी शासन शुरू हुआ। तो पुर्तगालियों का प्रभाव किस पे पड़ा? समुद्री व्यापार का नया स्वरूप बदला, यूरोपीय तोप और युद्धपोत आए, कुछ नई फसल जैसे आपकी मिर्च, तंबाकू, आलू, टमाटर, जौ आगे चलकर भारत में फैल गई और ईसाई मिशनरियों की गतिविधियां भी बढ़ी। ठीक है, तो देखो, जब अब हम करते हैं हमारा चैप्टर स्टार्ट। देखो, पुर्तगाली भारत आने वाले क्या थे? प्रथम यूरोपीय थे। क्या थे ये? प्रथम यूरोपीय थे।
भारत पहुंचने वाला पहला यूरोपी कौन सा था? वास्को द गामा था। कब पहुंचा? 20 मई 1498 को। कहाँ पहुंचा? कालीकट, केरल में। उस समय शासक कौन था? जैमोरिन थे। वास्को द गामा कालीकट के शासक जैमोरिन ने सम्मान के साथ स्वीकार किया, लेकिन सम्मान के साथ आपकी बुकों में लिखा हुआ है कोई सम्मान नहीं किया था भाई, आंखें दिखाई थी जैमोरिन ने। ये है असली हिस्ट्री। और हमारी बुक्स में क्या लिखा हुआ है कि भाई सम्मान किया। क्यों सम्मान करेंगे? भारत उस टाइम बहुत समृद्ध था, यूरोप गरीब था, क्यों सम्मान करेंगे? वो कोई सम्मान करता है गरीब का? आप आज खुद से लगा के देखो, क्या आप अपने लेबर की सम्मान करते हो? नहीं करते, ये कड़वा सच है। तो वो तो राजा था, वो कैसे इसका सम्मान कर सकता था? लेकिन उस टाइम बुक्स लिखी गई हैं, इन्हीं के द्वारा वो बुक्स लिखी गई हैं और वही चीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं। तो 1498 में जब ये यहाँ आया, ये मात्र 3 महीने के लिए भारत आया था। कितने महीने के लिए? 3 महीने के लिए भारत कालीकट रहा। और यहाँ पर इसने आपकी जो काली मिर्च थी, दालचीनी थी, अदरक थी, इलायची थी और भी अन्य मसाले थे, बहुत बहुमूल्य वस्तुएं, और वहाँ जाके इसने 60%, 60 गुना ज़्यादा प्रॉफिट कमाया। और जब ये पुर्तगाल पहुँचा तो इन मसालों को यूरोप में बहुत ऊंची कीमत में बेचा, 60 गुना मुनाफा कमाया इसने। कहा जाता है कि उसकी यात्रा का खर्च इन मसालों की बिक्री से कई गुना वसूल हो गया। और इसी सफलता ने पुर्तगाल को भारत में और अभियान भेजने के लिए प्रेरित किया। तो वास्को द गामा कब आया? 1498 से 1499 में। 20 मई 1498 में कालीकट पहुंचा और 1499 में पुर्तगाल वापस गया और भारत का समुद्री मार्ग ढूंढना और व्यापारी शुरू की। फिर दोबारा ये भारत कब आया? अगर हम बात करें वास्को डी गामा की, अगर हम बात करें वास्को डी गामा की, तो पहले ये आया 1498 में, 1499 में गया, फिर ये 1502 में आया और 1503 में वापस गया वास्को डी गामा भारत से। ठीक है। और यहाँ पे ये लगभग 20 युद्धपोत साथ लाया था अपने। ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था? अरब व्यापारियों का प्रभाव समाप्त करना और हिंद महासागर के व्यापार पर पुर्तगाल का नियंत्रण स्थापित करना। तीसरी बार ये आया था 1524 में भारत में, और इस टाइम इसको वायसराय बना के भेजा था, वायसराय बनकर आया था। लेकिन इसका दुर्भाग्य था कि 24 दिसंबर 1524 को कोचीन में क्या हो गई? इसकी मौत हो गई, इसकी मृत्यु हो गई। और कुल मिलाकर वास्को दी गामा कितनी बार आया? भारत 3 बार आया। फिर देखो, हमने ये देख लिया इतना, तो चलो हम इसका एक बार निपटा देते हैं। ठीक है। पुर्तगालियों के भारत आने के उद्देश्य हमें पता चल गया भाई, मसालों का व्यापार करना था, भारत से सीधे व्यापार करना था, अरब व्यापारियों का एकाधिकार समाप्त करना था, ईसाई धर्म का प्रचार करना था और भारत में उपनिवेश स्थापित करना था। तो इनके प्रमुख केंद्र कौन से थे? आपके केरल में कालीकट, जो ये हमारा है, यहाँ पर था। जैसे मान लो कि ये हमारा भारत है, तो इसने काफ़ी ऊपर बना दिया, यहाँ तो नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा आपका क्या? कालीकट। ठीक है। कोचीन, कन्नूर, फिर आपका क्या था? गोवा। 1510 में गोवा पे कब्जा किया इन्होंने। ठीक है। दीव पे 1535 में कब्जा किया। 1535 में नीनो दा कुन्हो ने किस पे कब्जा किया? आपके दीव पे कब्जा किया। दमन पर 1531 में किया। होर्मुज, फारस की खाड़ी में व्यापारिक केंद्र बनाए। तो देखो, पुर्तगाल में वास्को द गामा आया, 1498 में कालीकट पहुंचा, भारत में पहला यूरोपियन था। 1488 में बार्थोलोम्यू डियाज ने केप ऑफ गुड होप पहुंचा। 1498 में वास्को द गामा कालीकट पहुंचा। 1500 में पेड्रो अल्वारेज कैब्राल, इसके बारे में भी हम कंप्लीट पढ़ेंगे। 1505 ईस्वी में इनका पहला गवर्नर जो आपका फ्रांसिस्को डी अल्मेडा था, वो भारत का गवर्नर बना। और 1510 में अल्फांसो डी अल्बुकर्क, जिसको इनका वास्तविक संस्थापक बोला जाता है, उसने कब्जा कर लिया था। तो अब हम देखते हैं कि भाई भारत में प्रथम यूरोपीय पुर्तगाली थे। भारत तक पहुंचने वाला प्रथम यात्री वास्को ड गामा था। भारत आगमन कब हुआ? 20 मई 1498 को। स्थान कौन सा हो गया? कालीकट।
केरल में शासक कौन था उस टाइम? जैमोरिन था। प्रथम गवर्नर पुर्तगाल कौन था? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। गोवा विजय किसने की थी? अल्फांसो डी अल्बुकर्क ने। ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ? भारत का समुद्री मार्ग यूरोप के लिए खुल गया। पुर्तगाल भारत में व्यापार करने लगा। भारत में यूरोपियन का प्रवेश हुआ और आगे चलकर अनेक यूरोपियन शक्तियाँ आने का मार्ग प्रशस्त हुआ। आई गेस इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्या कहानी थी। तो देखिए, वास्को डी गामा एवं पुर्तगालियों का भारत आगमन 1498। इसका मैंने कंप्लीट एक और पेज बनाया है, इसको ध्यान से देखिए क्या है। देखो, मैं इतनी बार इसको रिपीट क्यों कर रही हूँ? ताकि आप क्लास से जाओ तो आपको 90% आपके दिमाग में सब चीज़ घुस जाए। ठीक है, देखो, 15वीं शताब्दी के अंत तक यूरोप के देशों को भारत के मसाले, रेशम, सूती वस्त्र और कीमती पत्थरों की बहुत आवश्यकता थी। लेकिन भारत आने वाले सभी व्यापारिक मार्गों पर अरब व्यापारियों और ओटोमन तुर्कों का नियंत्रण था। 1453 ईस्वी में आपका जो कॉन्स्टेंटिनोपल था या आपका कस्तुतुनिया था, इस पे आपके ओटोमन तुर्कों के अधिकार के बाद स्थल मार्ग बंद हो गया था। इसलिए पुर्तगाल ने समुद्र के रास्ते भारत पहुंचने का क्या किया? निर्णय किया और वास्को द गामा भारत पहुंचा। यहीं से भारत में यूरोपियन उपनिवेशवाद की वास्तविक शुरुआत हुई। भारत के मसालों की मांग क्यों थी? काली मिर्च, लौंग, दालचीनी, इलायची, अदरक, जायफल, केसर आदि उपयोग, भारत का स्वाद, मांस को सुरक्षित रखना, दवाइयाँ, इत्र, शाही भोजन आदि था। ठीक है, भारत क्या था? मसालों का देश, लैंड ऑफ स्पाइसेस था। फिर पुर्तगाल ही पहले सफल